हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय योजना के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन सा है। इस योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया था। दिसंबर 2014 से अगले 4 साल में इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, यानी कि मार्च 2019 तक यह योजना क्रियान्वित थी। तो आपके इन दोनों कथनों की बात करें तो दोनों ही सही है, क्योंकि जब ये योजना का क्रियान्वयन हुआ तो बजट है वो 500 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया था। बिल्कुल सही है। दिसंबर 2014 से अगले 4 साल में इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य था, यानी ये योजना है वो 31 मार्च 2019 तक चली थी। 31 मार्च 2019 तक चली थी। तो आपका ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 व 2 दोनों है वो सही है। 1 व 2 दोनों सही है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह एक स्वशासित पंजीकृत संस्था है। इसका उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। इसका गठन पंचायती राज संस्थान तथा ग्रामीण विकास संस्थान का विलय कर किया गया है और समस्त वर्णित कथन सही है। तो इसमें सारे सही है। यह एक स्वशासित पंजीकृत संस्था है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका गठन है वो पंचायती राज संस्थान, यानी जो आपके इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान है, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज संस्थान। अगर इसकी बात करें तो इसकी अगर स्थापना की बात करें यानी गठन की बात करें तो इसका गठन है वो 25 मार्च 1989 में इसका गठन किया गया था। 1989 में इसका गठन किया गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान और आपके ग्रामीण विकास संस्थान है, इन दोनों का विलय कर दिया गया, इनको मर्ज कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1999 में इनको मर्ज करके फिर बना दिया गया इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान। तो आपके इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान का गठन हुआ था 25 मार्च 1989 को, और फिर इन दोनों का मर्ज करके उनको जो मर्ज है वो 1999 में किया गया और इंदिरा गांधी पंचायती एवं ग्रामीण विकास संस्थान है वो बना दिया गया और इसका गठन ये कर दिया गया। तो इसमें सारे के सारे कथन है वो सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को। तो ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ये कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन है 4 डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो किस नेता ने किया था। जमनालाल बजाज ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, रामनारायण चौधरी ने और उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, रामनारायण चौधरी जी ने है वो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है। तहसील कार्यालय, रसद विभाग, ग्राम पंचायत और आंगनवाड़ी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 3, ग्राम पंचायत संस्था के माध्यम से ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार है वो साकार हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd यानी समवर्ती सूची में शामिल है। आपको पता है कि हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की अगर 7वीं अनुसूची की बात करें, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है। कौन कौन सी? एक तो संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो इसने कौन सी बात की है? इसने बात की है 3rd सूची यानी समवर्ती सूची। तो इसने पूछा है कि समवर्ती सूची में कौन सा विषय है वो शामिल है। दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारगार और लोक व्यवस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया। अगर हम थोड़ा सा इन 7वीं अनुसूची पर बात करें, जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं सूची में आपकी 7वीं सूची में संघ और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है,
शक्तियों का विभाजन, उनके बारे में बताया गया, जिसमें 7वीं सूची में बताया गया है कि 3 सूचियां होंगी, एक तो संघ सूची होगी, दूसरी राज्य सूची होगी, तीसरी संवर्ती सूची होगी। जो आपकी संघ सूची है उसमें अगर आपसे ये पूछ ले कि जब हमारे संविधान बना था तो उस टाइम है इसमें 97 है वो विषय थे, संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन अब अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें 100 विषय है। ठीक है, अगर आपके और इसमें जो 100 विषय का उल्लेख किया गया है, जिन पर जो संघ सूची क्या होगी कि इन पे जो भी विधि बनाई जाएगी वो केवल है वो संघ बना सकता है, इसमें जो विधि बनेगी वो केवल संघ बनाएगा। ठीक है, दूसरी हम अगर राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में जब संविधान बना था तो उस टाइम 66 विषय थे, 66 से वो विषय थे, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें 62 विषय हैं और इस पे जो संघ वो विधि बना सकता है वो राज्य बना सकता है। संवर्ती सूची में अगर बात करें तो संवर्ती सूची के जब हमारा संविधान बना उस टाइम 47 विषय थे इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें अगर वर्तमान अब विषयों की बात करें तो इसमें 52 विषय हैं, 52 विषय हैं और इस पर जो विधि बनाने का अधिकार है वो संघ तथा राज्य दोनों का है। तो आप थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि हमारे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में कितने कितने विषय आते हैं, पहले कितने थे और अब कितने हैं। एक चीज आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि जो हमारे जो संवर्ती सूची है इसमें 47 पहले विषय थे, अब 52 हो गए, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा है इसमें ये जो विषय है ये जोड़े गए हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है? राज्य सूची का, केंद्रीय सूची का, संवर्ती सूची का और उक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1। जो हमारा संविधान है, संविधान की 7वीं अनुसूची में हमने अभी पीछे ही बात की थी, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची, राज्य सूची, केंद्रीय सूची यानी संघ सूची और संवर्ती सूची। तो आपका स्थानीय स्वशासन है वो राज्य सूची का विषय बनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर है वो कहाँ बना है? धौलपुर हाउस दिल्ली, बीकानेर हाउस दिल्ली और उदयपुर हाउस दिल्ली या जोधपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर हाउस दिल्ली में है वो नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जिला परिषद की आय का स्रोत है? मेलों हेतु लाइसेंस फीस, पेयजल कर, कृषि उपज के मार्केट पर 0.5% सरचार्ज और समस्त वर्णित विकल्प। तो अगर हमारे राजस्थान में जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में जो आय का स्रोत होते हैं सारे ही होते हैं, मेले लगते हैं तो उन पे जो लाइसेंस फीस होती है वो भी इनके आय में जाती है, पेयजल पे कर लगता है, टैक्स लगता है, और जो कृषि उपज के मार्केट पे जो आता है तो वो जो 5.5% सरचार्ज लगते हैं वो भी इनकी आय का स्रोत ही होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, समस्त वर्णित विकल्प। राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। इस साइड हमें ये दिए गए हैं और इस साइड बताना है कि कौन कौन सा इसमें मिलान होगा, हमें सुमेलित करना है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार है वो किस में होता है? तो हमें पता है कि मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में आता है, तो इसमें भाग 3 नहीं दिया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे भाग 3 होगा। तो आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा 2, यानी ए में आ जाएगा आपका 2। अगर हम भाग सेकंड की भी बात कर ले तो भाग सेकंड में क्या होती है? नागरिकता है, नागरिकता। तो आपके सेकंड में नागरिकता है, थर्ड में क्या है? मौलिक अधिकार है, तो ए में 2 आ जाएगा। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 4A यानी 4 क में है, तो आपके बी में क्या आ जाएगा? बी में 1 आ जाएगा। संघ की बात करें तो संघ हमारे किस में है? तो संघ हमारे भाग 5 में है, संघ यानी दी यूनियन, ये किस में है? भाग 5 में है, तो सी में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आपात उपबंध की बात करें तो ये हमारे भाग 18 में है, भाग 18, ये आपका जो ऐसे लिखा जाता है भाग 18, तो इसमें क्या है? ये है आपके 18 में, तो आपात उपबंध किस में है? 18 में, तो डी में क्या हो जाएगा? डी में आ जाएगा आपका 3, डी में आ जाएगा 3। तो जो नीचे जो कूट दिया हुआ होगा वो हमें राइट करना है। अगर हम भाग जो हमारे 22 भाग है हमारे संविधान में, कितने भाग है?
संविधान में भाग हमारे 22 है, तो उन्हें एक बार हमें रिवीजन कर लेते हैं 22 भागों का, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी जाती है, उनका फिर हमसे मिलान करवा लेते हैं, या फिर हमें 4 ऑप्शन दे देते हैं, उनमें से पूछ लेते हैं कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक बार अगर हम 22 भागों की बात करें तो भारतीय संविधान के अगर भाग की बात करें कि कितने भाग है, तो इसमें कितनी है 22 भाग है। ठीक है, इसमें भाग फर्स्ट की बात करें तो भाग फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र ये भाग फर्स्ट में दिया हुआ है। भाग 2 की बात करें तो 2 में नागरिकता दी गई है, नागरिकता सिटीजनशिप। भाग 3 में बात करें तो आपके मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स अधिकार। 4 की बात करें तो 4 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी आप किस में दिए गए, भाग 4 में दिए गए। अगर भाग 4 क की बात करें यानी ए की बात करें, भाग 4 ए की बात करें तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कर्तव्य, ये आपके भाग है 4 ए में यानी 4 क में दिए गई है। अगर 5 की बात करें तो भाग 5 है, भाग 5 में आपका संघ दिया हुआ है, संघ यानी द यूनियन, संघ यानी द यूनियन। अगर भाग 6 की बात करें, भाग 6 की बात करें तो उसमें राज्य है द स्टेट। भाग 7 की बात करें तो भाग 7 में क्या था, भाग 7 है, भाग 7 में आपके जो आपकी प्रथम अनुसूची है, फर्स्ट अनुसूची है, फर्स्ट अनुसूची है, तो फर्स्ट अनुसूची के जो भाग ख है, भाग ख, भाग ख में जो वर्णित राज्य थे, यानी आपको पता होगा कि भाग आपकी जो अनुसूची फर्स्ट है, अनुसूची फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, तो उसमें जो भाग ख के जो राज्य थे वो भाग 7 में आते थे, लेकिन भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। तो निरस्त करने के बाद है, और किस, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाग 7 को किस संविधान संशोधन के द्वारा है वो निरस्त किया गया था, तो इसे किया गया था संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग, उसके तहत है वो भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम भाग 8 की बात करें, भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र किस में है, भाग 8 में है राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में आपकी पंचायतें हैं, भाग 9 में पंचायतें हैं। तो आपके भाग 9 में जो पंचायतें हैं इसे 73वें संविधान संशोधन जो कि आपका कब हुआ था, 1992 में हुआ था, उसके तहत ऐसे अंतर स्थापित यानी जोड़ा गया था 9 में पंचायतें। अगर 9 क की बात करें, भाग 9 क की यानी 9 ए की बात करें तो उसमें है नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। अगर नगर पालिकाओं यानी भाग 9 ए की बात करें तो इसे किसमें, 74वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था अंतर स्थापित किया गया था। भाग 9 ख की बात करें, भाग 9 ख की बात करें तो इसमें आपके है सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि सहकारी समितियों का उल्लेख कहाँ है, तो ये आपके भाग 9 में है, जिसे किस संविधान संशोधन, 97वें संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया था। तो मैं ये जो आपको इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन करवा रही हूँ, ये काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। और मैं जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन होंगे वो आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगी, हो सकता आज या कल मैं प्रोवाइड करवा भी दूँ। ठीक है, तो 9 आपके ए में क्या है, 9 ए में आपकी नगर पालिकाएं हैं, 9 ख में यानी 9 बी में क्या है, सहकारी समितियां जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ी गई थी। अगर हम आपके भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में क्या है, अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र, तथा जनजाति क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, ये किस में है, भाग 10 में है, भाग 10 में है। अगर भाग 11 की बात करें तो भाग 11 में आपके संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध है, संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, के मध्य संबंध, ये आपके जो भाग 11 है उसमें दिया गया है। अगर भाग 12 की बात करें तो उसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद दिया हुआ है, वित्त, संपत्ति,
वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद दिया गया है। तो आप इसे इससे भी याद रख सकते हैं कि भाग 12 में वित्त दिया हुआ है। 13 की बात करें तो 13 में आपके भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य तथा समागम दिया गया है, यानी भाग 13 में आपके व्यापार और वाणिज्य दिया गया है, व्यापार और वाणिज्य दिया गया है। तो ये आपके 13 में आ गया। 14 की अगर बात करें, भाग 14 है, तो 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं, संघ तथा राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं वो आपके दी गई हैं, सेवाएं दी गई भाग 14 में। 14 क की बात करें तो 14 क में अधिकरण दिया हुआ है, अधिकरण, और इसे किसके द्वारा जोड़ा गया था? अधिकरण इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन जो कि आपके 1976 में हुआ था। अगर हम भाग 15 की बात करें तो इसमें निर्वाचन दिया हुआ है, भाग 15 में निर्वाचन दिया गया है। 16 की बात करें तो 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं, कुछ वर्गों के विशेष उपबंध आपके भाग 16 में दिया गए हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22 के 22 भाग, तो आप इन्हें अच्छे से याद करें। अगर 17 की बात करें तो 17 में राजभाषा दी हुई है, राजभाषा। 18 में हमने अभी पढ़ा था कि आपात उपबंध दिए गए हैं, भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं। अगर भाग 19 की बात करें तो उस 19 में आपके प्रकीर्णन दिया गया है, प्रकीर्णन। भाग 20 की बात करें तो 20 में संविधान संशोधन, संविधान संशोधन है वो किस में दिया गया है? भाग 20 में दिया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन एक तो किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये तो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। अगर भाग पूछ ले तो भाग 20 के तहत होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर 21 की बात करें तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध दिए गए हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, संक्रमणकालीन विशेष उपबंध ये दिए गए हैं भाग 21 में। अगर 22 की बात करें तो 22 में संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम ये दिया गया है आपके भाग 22 में। और प्रारंभ, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ ये किस में दिए गए? भाग 22 में दिए गए। तो ये मैंने 1 से लेके आपके 22 भाग है वो मैंने आपको पूरे अच्छे से बता दिए हैं। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है और आपको पता भी होगा, ये पूछा जाता है कि हमारे संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद और भाग थे? अगर मूल रूप से पूछ ले यानी मूल संविधान में पूछ ले तो हमारे 395 तो अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, 22 भाग थे। लेकिन अगर वर्तमान के आपके इसमें पूछ ले कि कितने अनुच्छेद हैं, यानी गिनने में जो अनुच्छेद आते हैं, क्योंकि जिसमें कोई अनुच्छेद क जोड़ दिया, कोई अनुच्छेद ख जोड़ दिया, तो इस प्रकार अगर गिनने में अनुच्छेद पूछ ले तो आपके 463 अनुच्छेद हैं और आपके 25 भाग है। तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है? कक्षा 5वीं उत्तीर्ण, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण, कक्षा 10वीं उत्तीर्ण और कक्षा 12वीं उत्तीर्ण। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कक्षा 10वीं उत्तीर्ण। लेकिन आपको एक बात ये याद करनी है, मैंने कल भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया था, अब भी मैं लेके आई हूँ कि अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन ये पहले हमारे राजस्थान में पहले किया गया था कि जो आपकी शैक्षणिक योग्यता थी उसके अकॉर्डिंग चुनाव लड़ने की जो शैक्षणिक योग्यता है वो निर्धारित की गई थी। तो उस टाइम है वो जिला परिषद सीट पर चुनाव के लिए क्या थी? तो कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन अगर अब हम बात करें 11 फरवरी 2019 से वापस इस जो मान्यता थी, शैक्षणिक योग्यता थी, इसको समाप्त कर दिया गया। अगर अब कोई अशिक्षित व्यक्ति है तो वो भी चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते उसकी दो जो उसकी जो टर्म्स होंगी यानी योग्यता होंगी वो होनी चाहिए। वो कौन सी होनी चाहिए कि एक तो वो राजस्थान का निवासी हो, दूसरा उसके घर में शौचालय हो, राजस्थान का निवासी और दूसरा उसके घर में शौचालय हो, यानी कोई भी खुले में शौच नहीं करता हो, चाहे वो व्यक्ति अशिक्षित ही हो तो भी वो चुनाव लड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन का अपन राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 3 होगा, राइट आंसर ऑप्शन 3। तो ये आपको बात अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? मैंने अभी आपको पीछे बताए थे कि हमारे अगर मूल संविधान की बात करें तो उसमें हमारी जो 3rd अनुसूची थी,
समवर्ती सूची, उसमें कितने विषय थे, उसमें 47 विषय थे और बाद में अब जुड़ के कितने हो गए, 52 हो गए। तो जो जुड़ने वाला ए कौन सा था, शिक्षा भी था। तो इसे कौन से संविधान संशोधन में आपको जोड़ा गया था, मैंने आपसे पूछा था कि आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आगे ही आ गया। 24वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन, 42वें या फिर 44वें में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में नगर प्रशासन का अधिकारी क्या कहलाता था, नागरिक, मेयर, कोतवाल और मुकदम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, मुकदम। मुगल काल में नागरिक प्रशासन का अधिकारी मुकदम कहलाता था। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देश देता है। यानी इन्होंने पूछा है कि ग्राम पंचायतों का संगठन है वो किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है, क्योंकि हमारे DPSP नीति निर्देशक तत्वों में ये दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि पंचायत समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य होते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र से जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच भी होते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के राज्य विधानसभा सदस्य ये भी होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति या जिला परिषद के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी के लिए आवश्यक योग्यता है 10वीं पास हो, घर में शौचालय हो तथा परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाता हो और 21 वर्ष की आयु हो। 2 व 3 सही। तो जो शैक्षणिक योग्यता वाला है ये तो 11 फरवरी 2019 से हटाई दिया गया है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं हुआ, तो ये तो खत्म। घर में शौचालय हो ये बिल्कुल सही है। 21 वर्ष की आयु हो तो ये तो दिया हुआ है अभी कि निर्वाचन के लिए 21 वर्ष की आयु होगी, तो आपके 2 और 3 सही है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। हमने अभी पीछे ही बात की थी कि आपके संविधान का भाग 15 है, भाग 15 में क्या दिया हुआ है, 15 में दिया हुआ है निर्वाचन, यानी आपका 4 ए में आ जाएगा आपका 4। तभी तो मैंने आपको 22 के 22 भाग है वो पढ़ाए थे, याद करवाए थे, ताकि इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर संविधान का भाग 16 है, भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, यानी बी में आपका आ जाएगा 3। संविधान का भाग 17 है, 17 में क्या दी हुई है, राजभाषा दी हुई है, तो यानी सी में आपका 2। संविधान का भाग 18, तो 18 में आपात उपबंध, तो ये आपका डी में आ जाएगा 1। तो ये आपका जो भी नीचे कूट दिया होगा उसमें जो ये कूट होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306 और अनुच्छेद 307। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपकी 11वीं अनुसूची हमने परसों भी टेस्ट में किया था कि यह आपके पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची, जिसमें विषय कितने दिए गए हैं, 29 दिए गए हैं। 2 + 9 11, 29 विषय दिए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि डांग क्षेत्र विकास है वो निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो डांग क्षेत्र विकास आपके कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और धौलपुर से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान की 4थी अनुसूची से विवेचित करती है किससे, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को और भाषाओं को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आपका राइट आंसर ए होता है कि राज्यसभा में स्थानों के आवंटन है वो किस में दिया गया, धारा आपकी चौथी अनुसूची में दिया गया। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है कि जो आपके सभी 29 तो राज्य आपके 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित जो प्रदेश है, ठीक है, तो उनके जो आपके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है वो दिया गया चौथी अनुसूची में। अगर संविधान के मूल संविधान की बात करें तो उसमें 29 राज्य और आपके 2 संघ राज्य यानी दिल्ली और पांडुचेरी, दिल्ली और आपकी पांडिचेरी, इनके
राज्यसभा के जो आपके प्रतिनिधित्व था वो किस में दिया गया है, आपके राज्यसभा की सीटों का आवंटन है इसमें दिया गया है। ठीक है, उसमें दिया गया था कि आपके जो 245 सीटें हैं उनमें से 233 सीटें होंगी वो राज्यों को आवंटित होंगी। और आपको मैंने एक ये भी क्वेश्चन करवाया था कि जो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा आवंटित सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश की है, और कितनी है, 31 सीटें हैं, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि माचिस बनाने की अधिकांश इकाइयां प्रदेश के किन जिलों में है? अलवर, जोधपुर, अजमेर में, जयपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर में, कोटा, अजमेर, जयपुर में, और जयपुर, अलवर और कोटा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलवर, जोधपुर और अजमेर में माचिस बनाने की अधिकांश इकाइयां हैं वो इन 3 जिलों में है, अलवर, जोधपुर और अजमेर। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। अनुच्छेद 76 में क्या है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 75 1 और अनुच्छेद 131। तो हमें पता है कि अनुच्छेद जो 76 है, क्षेत्र में क्या होता है, भारत का महान्यायवादी दिया हुआ है, यानी ए में आपका आ जाएगा 3, ए में आ जाएगा 3। अगर अनुच्छेद 148 की बात करें तो अनुच्छेद 148 में क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो यानी आपका बी में आ जाएगा 1। अनुच्छेद 75 1 में हमने जब मंत्रिपरिषद की थी तो उसमें हमने बात की थी कि जो 75 1 है उसमें क्या दिया गया है कि जो केंद्रीय मंत्री होती है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस में है, 75 1 में है। तो आपके सी में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो 131 में आपका क्या आ जाएगा, न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी आपके डी में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपके नीचे कूट ये दिया होगा वो आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि साइक्लोन फर्स्ट नामक सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण है वो जनवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ शुरू किया था? सिंगापुर, फ्रांस, मिस्र और रूस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र के साथ है वो भारत ने साइक्लोन फर्स्ट नामक सैन्य अभ्यास किया था। तो भारत और मिस्र साइक्लोन फर्स्ट, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो हमें सूची फर्स्ट में दिया हुआ है कि संवैधानिक संशोधन यानी संविधान संशोधन किस में, हमने पीछे क्वेश्चन में बात की थी कि 368 में है, भाग 20 में है, और जो आपका अनुच्छेद 368 है यानी ए में 4 हो जाएगा, ए में 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार सूची फर्स्ट सूची सेकंड यही आपके क्वेश्चन आते हैं कि सूचियों को सुमेलित करना है या फिर कौन सा सुमेलित नहीं है इसका आंसर देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं। तो आपका ए में 4 हो जाएगा। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग है, वित्त आयोग किसमें है, अनुच्छेद 280 में है, 280 में है, तो आपका अनुच्छेद 280 3 हो जाएगा, यानी बी में आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बी में 3। वित्तीय आपात की बात करें तो वित्तीय आपात आपका है 360 में, तो यानी सी में आपका आ जाएगा 1। अखिल भारतीय सेवाएं आपकी 312 में, अनुच्छेद 312 में, तो आपका डी में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका कूट होगा, ये आपका बिल्कुल सही होगा। संविधान संशोधन 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360 और अखिल भारतीय सेवाएं 312। तो राइट आंसर आपका ये होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज गंगा विलास का आइडिया देने और बनाने वाले राज सिंह का संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से है? दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज जोधपुर से, भरतपुर से, अलवर से और बीकानेर से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतपुर से। राज सिंह का संबंध किससे है? भरतपुर से। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा बिजोर को राज्य का दर्जा दिया गया था? बिजोर को राज्य का दर्जा दिया गया था। 55वां संविधान संशोधन, 52वां, 53वां और 54वां। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, 53वें संविधान संशोधन के तहत है वो बिजोर को राज्य का दर्जा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र है वो स्थित है, कहाँ स्थित है? चूरू में, जोधपुर में, बीकानेर में और गंगानगर में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जोधपुर में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत तथा बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की प्रभुसत्ता में बस्तियों को सौंपने के लिए सहमति दी थी, संपादित हुआ था। ये जो ऐतिहासिक भूमि समझौता हुआ था कब हुआ था? 1972 में, 73 में,
1974 में और आपके 1975 में। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1974 में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। इसमें ये भी पूछा जाता है कि कितनी बस्तियां हैं वो बांग्लादेश को दी गई, कितनी भारत को दी गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत व सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास है वो बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर। अगर आपसे बोल्ड कुरुक्षेत्र के बारे में पूछे तो ये हुआ था जोधपुर में। जोधपुर में किस किस के मध्य हुआ था? भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था। अगर भारत और मिस्र की बात करें, अभी हमने पढ़ा भारत और मिस्र, तो इनके मध्य में कौन सा हुआ है? साइक्लोन फर्स्ट। दोनों हमें याद रखने। साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र के बीच, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है, जिसमें हमें अनुच्छेदों का मिलान करना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि विधानतः नए राज्य को शामिल करना यानी संघ और राज्यों की सीमा क्षेत्र, ये हमारे 2 में है। तो राइट 2 यानी ए में 2 आ गया, अनुच्छेद 2। समता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये किसमें? हमारे संविधान के जो आपके अनुच्छेद है यानी मौलिक अधिकार, तो वो 14 से किसमें है? आपके 18 में है। तो ये समता का अधिकार है, ये किस में आ गया? आपके अनुच्छेद 14 में आ गया, यानी बी में 1 आ गया। गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण है, ये 22 में है। तो आपके सी में 4 आ गया। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार आपके अनुच्छेद 111 में है। तो डी में क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये आपका कूट बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके कितने हैं? आज से 12 से शुरू होते हैं, लेकिन समानता का अधिकार है वो 14 से 18 में है। तो राइट आंसर इसका ये जो नीचे कूट होगा ये हो जाएगा। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमीरगढ़ इको पार्क में लव कुश वाटिका बनेगी, यह जिले में स्थित है। किस जिले में हमीरगढ़ इको पार्क? बीकानेर, सीकर, धौलपुर और भीलवाड़ा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, भीलवाड़ा। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? मैंने आपको भाग करवाए थे, 22 भाग पूरे करवाए थे, वैसे 25 वैसे 22 करवाए थे। तो इनमें बताए थे कि कौन से जोड़े गए, कौन से हटाए गए, किस संविधान संशोधन से हटाए गए। तो मैंने आपको बताया कि आपकी सहकारी समितियां हैं वो 97 संविधान संशोधन से वो जोड़ी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टेस्ट के साथ। तो इतने के लिए धन्यवाद।